मामला ऐसा है कि 9 से 10 सितंबर G20 का 18वां संस्करण दिल्ली भारत मंडपम में G20 सदस्य देशों के स्वागत हेतु दीवारों पर कोणार्क शिव मंदिर के कोणार्क सूर्य मंदिर के कोणार्क पहिए की भित्ति चित्र को प्रदर्शित किया गया। इसी आलोक में अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर में उत्कीर्ण पहिए और कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो आइए देखते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक, बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ बातों को जानते हैं। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, देखिए कभी कभी कोणार्क सूर्य मंदिर भी आपके पेपर में आ सकता है, तो कभी यह कोणार्क सिर्फ लिखा हुआ आ सकता है। तो कोणार्क लिखा हुआ होगा तो हो सकता है आप लोगों को क्या हो जाए, थोड़ी तकलीफ हो जाए कि यह मंदिर किस देवता या किस डायटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर थोड़ा और भाषा का अगर आप लोगों ने गुण अध्ययन किया होगा तो कोणार्क का मतलब ही क्या होता है, सूर्य। क्या कहते हैं, सूर्य को क्या देना, अर्घ देना। सुबह सुबह हमारे हिंदू धर्म में जेठा भाई या फिर आमतौर पर लोग भगवान को क्या देते हैं, अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, देखिए वो तो सभी को मालूम है कि वो वहां पहुंच नहीं रही है, वो जो जल है वो सूरज तक पहुंच नहीं रही है, यह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी पता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में ऋत की अवधारणा है, और ऋत का मतलब होता है वो व्यवस्थाएं जो विकृत नहीं होती हैं। कल भी वैसी चल रही थी, आज भी वैसी चल रही है, और कल भी वैसी चलेंगी। सूरज जब भी ऋग्वेद था या जब भी सिंधु घाटी था तब भी पूरब में उगता था, पश्चिम में डूबता था। आज भी वही हो रही है और कल भी वही होता रहे। तो ये जो इतनी सटीक व्यवस्था है कि जो पूरब में उग रही है, पश्चिम में डूब रही है, दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगी, दिन होगा, अब ये सटीक व्यवस्था ऐसे ही चलता रहे प्रभु, क्योंकि इसी से मानव जीवन है। इसी के प्रति सूरज में इतनी गर्मी है तो उसको थोड़ा से उसके तापमान को राहत देने के लिए अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में, समझ रहे हैं, तो इसीलिए कोणार्क का मतलब ही क्या है, तो सूर्य है। ठीक, अब अगर आगे और देखें तो यह जो कोणार्क शिव मंदिर है, ठीक, तो इसके देवता कौन हो गए बच्चों, अगर मंदिर में जाए तो हमको कौन से देवता मिलेंगे, सूर्य देव मिलेंगे। ठीक, कौन मिलेंगे, तो सूर्य देव मिलेंगे। आगे देखते हैं, अब ये मंदिर है तो मंदिर में मंदिर की कुछ वास्तुकला होती है, मंदिर की कुछ वास्तुकला या स्थापत्य आर्किटेक्चर होती है। बोलो बच्चों, स्थापत्य कला होती है। तो इस मंदिर की कला क्या है, तो कलिंग शैली। क्या है, कलिंग शैली। क्या है, कलिंग शैली। और कलिंग किसको कहते थे, उड़ीसा को। ठीक, किसको कहते थे, उड़ीसा को। तो यह जो मंदिर का जो स्थान होगा वो भी कहाँ होना चाहिए, उड़ीसा में। उड़ीसा के कहा, तो पुरी में। उड़ीसा के कहा, पुरी जिले में है। ठीक, यहाँ तक की बात स्पष्ट हुई। ठीक, अब देखें तो अगर कलिंग स्थापत्य कला को देखें तो कलिंग स्थापत्य कला तो नागर शैली का ही एक परिवर्तित रूप है, और कलिंग शैली का शिरोमणि है कोणार्क सूर्य मंदिर। परिकाष्ठा है, परिकाष्ठा का मतलब क्या है, अगर कलिंग शैली में अगर कोई सबसे बेहतर नमूना हो सकता है तो वो क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। अब देखते हैं यह मंदिर कब बनी। ये देखिए यह क्या है, यह कला जान लिए, यह कहाँ, अब जान लेते हैं कब। ठीक, यह मंदिर कब बनी, तो 13वीं शताब्दी में। कब बनी,
13वीं शताब्दी में, और 13वीं शताब्दी में स्पेसिफिक कर तो 1250 सीई या 1250 एडी। ठीक, इसीलिए क्या कह रहे हैं, 13वीं शताब्दी कह रहे हैं। ठीक, किसने, अब कौन, ये तो हो गया कब, अब कौन बनवाया इसको, तो इसको बनवाने का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा। कौन बनवाया बच्चों, नरसिम्हा देव प्रथम ने इसको बनवाया। कब बनवाया, कहाँ बनवाया, पुरी में बनवाया। किस शैली में, और वहां जाओगे तो पूजा अर्चना के लिए कौन से देव मिलेंगे, सूर्य देव जी मिलेंगे। ठीक, आगे देखें तो यह जो मंदिर है यह रथ के आकार में है। यह मंदिर किसके आकार में है, रथ के आकार में है। और रथ में क्या चीजें होती हैं, रथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, चक्र, पहिया, बोलिए, पहिए, और रथ को कौन चला कर ले जाएगा, सारथी। और सारथी किसको कोड़े लगाता है, घोड़ों को। तो इसमें क्या रहते हैं, घोड़े और पहिए, दो मुख्य घटक होते हैं रथ के। तो यह मंदिर किस आकार में बनी हुई है, रथ के आकार में। तो इस मंदिर में भी क्या होने चाहिए, पहिए होने चाहिए और घोड़े होने चाहिए। घोड़ों की संख्या 7 है। कितने घोड़े बने हुए हैं, 7। और पहियों की बात करें बच्चों तो इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। कितने पहिए हैं, 12 जोड़ी पहिए हैं इसमें। और अगर 12 जोड़ी है तो कुल पहियों की संख्या, बोलो, कुल पहिए फिर कितने हो गए, 24। एक जोड़ी में 2 ही चीजें होती हैं, तो 12 जोड़ी यानी कि 24 पहिए हो गए। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहिए देख रहे हैं, इसमें ये जो देख रहे हैं, ये वाले जो भाग हैं बच्चों, ये वाला भाग दिख रहा है क्या, काउंट करें अब, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, क्या हो गया, 8। अब इसके बीच बीच में भी एक पतला दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, ये पतला पतला। ठीक, तो अगर पहियों में भी बात करें आगे चलकर हम लोग, किसमें, पहियों में बात करें तो ये जो पहिए हैं, ठीक, ये जो पहिए हैं इसमें कुछ मेजर पहिए हैं और कुछ माइनर पहिए हैं। ठीक, तो कुछ बृहद तीलियां हैं, यानी जो बड़े वाले, ठीक, वो कितने हैं, तो 8। और लघु तीलियां भी कितनी है, तो 8 है। लघु तीलियां भी कितनी है, 8 है। लघु तीलियां भी कितनी है, 8 है। अब जरा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो 7 घोड़े हैं यह सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक है। ये जो 7 घोड़े हैं सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक हैं। ये जो 24 आप देख रहे हैं, ये जो 12 जोड़ी पहिए हैं, ये 12 महीने के संकेत हैं। और ये जो 24 पहिए हैं ये 24 घंटे के, एक दिन में यानी कि 24 घंटे के। और ये जो 8 तिल्लियां दर्शाई गई हैं, इस 8 तिल्लियां का मतलब है एक दिन में, यह एक दिन में 8 प्रहर को इंगित करती है। किसको, 8 प्रहर को। 3 घंटे का एक प्रहर, तो 24 घंटे हो गए। तो एक दिन में कितने प्रहर, 8 प्रहर। अगर एक प्रहर कितने घंटे का होना चाहिए, 3 घंटे का। भाई प्रहर सुबह ऐसे करके कितने भाग में बांट सकते हैं, 8 भाग में। तो जो 7 घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 दिन के, जो 12 जोड़ी पहिए हैं वो 12 महीने के, जो 24 व्हील है वो 24 घंटों के, और जो तिल्लियां हैं वह प्रहर के
उसके हैं। ठीक, बात करें कोणार्क मंदिर को, जो यूरोपीय यात्री होते थे ब्लैक पगोड़ा कहते थे, ब्लैक पैगोड़ा कहते थे। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोड़ा कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, व्हाइट पैगोड़ा कहते हैं। ठीक, इस कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोड़ा। कौन कहते थे? यूरोपीय यात्री लोग, जो भी यूरोपियन यात्री होते थे, जो एक्सप्लोर करने आते रहते थे या व्यापार के लिए आते रहते थे, उन लोग कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोड़ा से संबोधित करते थे और जगन्नाथ पुरी मंदिर को व्हाइट पैगोड़ा से। ठीक, 1984 से यह क्या है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब से बच्चों? 1984 से यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चले आगे, तो ये क्या हुआ, संक्षेप में जानकारी हुई किसके बारे में, तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो और ये हमें समय भी बता देता है। अभी इसकी परछाई को देखेंगे ना तो उतना समय नहीं है, लेकिन ये जो व्हील बने हुए हैं और सूर्य की रोशनी और शैडो मिलकर हम यहाँ से दिन का समय भी बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं घोड़े जो बने हुए हैं, और ये क्या दिख रहे हैं आपको? व्हील। ठीक, ये क्या दिख रहे हैं? व्हील। और ये पूरी मंदिर किस में बनी हुई है तो रथ के आकार में, और ये पत्थर से बनी हुई है। इसको देखकर लगता है इतिहास जीवित हो गया है। सोचिए जरा, अब यह 13वीं शताब्दी की मंदिर है, आज 21वीं शताब्दी चल रहा है। लगभग 800 सालों से यह मंदिर वैसे ही खड़ी है। आज कोई इमारत बना दे और 800 सालों तक चल जाए, 30-40 साल में ही वो खंडहर बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो मंदिर है, इनकी जो भव्यता है, इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो सांस्कृतिक महत्ता है, बहुत ही ज्यादा है, और इसको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है और दुनिया के सामने लाने की भी जरूरत है। और इसी प्रयास में भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम में G20 देशों के स्वागत हेतु दीवारों पर भित्ति चित्र के रूप में इसका प्रदर्शन किया गया। भित्ति चित्र के रूप में, ऐसा नहीं पहिया को निकाल के ले गया और दिल्ली में रख दिए, ऐसा नहीं, भित्ति चित्र के रूप में। ठीक, और देखिए वैसे मंदिर निर्माण कला की मुख्यतः 3 शैली भारत में पाई जाती है। बहुत पूछा जाता है पेपर में इसको, प्रीलिम्स में। एक होती है क्या? नागर शैली, दूसरी बसेर शैली, और तीसरी होती है द्रविड़ शैली। ये जो नागर शैली है, छत्तीसगढ़ में भी अगर शिवपुर में जाओगे तो मंदिर आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक, तो यह जो मंदिर है, ये जो नागर शैली है, यह जो नागर शैली है, यह हिमाचल से लेकर, नागर शैली डैश करके लिखेंगे, हिमाचल या हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक जितने भी मंदिर मिलेंगे उन सबका आर्किटेक्चर आपको क्या मिलेगा तो नागर शैली का। ठीक, उत्तर भारत के मंदिर जाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश मंदिर देखेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? इसी ढांचा में दिखाई देगा। ठीक, और दूसरा शैली क्या है तो द्रविड़ शैली। दूसरा क्या है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली हमें कृष्णा नदी से लेकर, द्रविड़ शैली हमें कृष्णा नदी से लेकर कहां तक दिखलाई पड़ेगी तो कन्याकुमारी तक। ठीक, कहां दिखाई देगी? ठीक, और ये जो देख रहे हैं बेसर शैली, ये जो देख रहे हैं बेसर शैली बच्चों, यह क्या है तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप, संक्रमण है। किसका किसका? नागर शैली और द्रविड़। भारत में, भारत का मानचित्र सोचिए, विंध्याचल से ऊपर नागर
कृष्णा से कन्याकुमारी तक द्रविड़, और बीच में बेसर शैली। और ये बेसर शैली यानी कहाँ कहाँ हो गया बच्चों? विंध्याचल और कृष्णा नदी के मध्य में, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के मध्य में, विशेष रूप से कहा तो दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये तीन मुख्यतः मंदिर स्थापत्य कला भारत में प्रचलित है। बढ़े आगे, प्रश्न को जरा देखिए और बनाइए। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य नस्लीय समूह नहीं है। तीन मुख्य भाषाई प्रभाव जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी नहीं है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियां हैं। तो यह वाला कथन सही है, न ही ये कोई संगीत घराना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए सही द्रविड़ शैली में निर्मित है, गलत कलिंग शैली में है। ठीक, और वो भी किसका भाग हो कह सकते हैं तो हम लोग नागर शैली, क्योंकि पूरी के मंदिर को देखोगे तो नागर शैली जैसी दिखाई देगी। ठीक, रथ के आकार में जिसमें 7 घोड़े 12 जोड़ी पहिए शामिल है, तो यह सही हो सकता है। द्रविड़ शैली 2 बार हो गया है। ठीक, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। सब कुछ सही था, बस यहाँ क्या होना था? 13वीं शताब्दी। तो यह वाला कथन गलत है, दोनों तो एक ही हो गए, यानी सही उत्तर क्या है? 2 वाला सही पूछा गया था। ठीक, आगे है G20 का, इस पर चर्चा करेंगे कल हम लोग, आज ही करने वाला था मैं। ये G20 का हम लोग का सेकंड पार्ट होगा, लेकिन अब आज थोड़ी मेरी अब ऊर्जा बची नहीं है थोड़ा सा, तो इसी वजह से अब आज का यह कार्यक्रम यही समापन करते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ पूछना हो बच्चों तो पूछ लीजिए। कल हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में सीखेंगे। हाँ जी हाँ, कमलेश यादव जी, सी सही उत्तर था। कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो क्लास को विघटित करते हैं यही।